हेलो बच्चों, आज का हमारा जो सीसीटी वीकली की जो प्रैक्टिस के अंदर आया है वो हिंदी का हमारा वर्क आया है और वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि सौर ऊर्जा के ऊपर दिया गया है। पहले हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनके आंसर कैसे करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में बात की गई है। सौर ऊर्जा का मतलब है जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसकी दिशा में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क भी कर रहा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी भारत के अंदर जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो कार्यक्रमों का संचालन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके द्वारा किया जाता है। भारत में उच्च और आत्पन सौर ऊर्जा को भारत के लिए एक आदर्श स्रोत बनाता है। मतलब इंडिया के अंदर जो है सौर ऊर्जा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, क्योंकि सन जो है वो इंडिया की जो लोकेशन है, भारत की जो लोकेशन है वो सन के हिसाब से इस तरीके से है कि इंडिया के अंदर काफ़ी दिन जो है वो काफ़ी जो है सूर्य जो है काफ़ी दिनों तक चमकता है। पूरे ईयर की अगर हम बात करें तो पूरे ईयर के अंदर अगर हम बात करें सर्दियों के कुछ एक दिन को छोड़ के बाकी पूरे जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में आपने देखा है कि जो सन है यानी जो सूर्य है वो इंडिया के ऊपर काफ़ी जो है उसके ऊपर क्या होता है कि हमें सन की रोशनी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। किंतु सौर ऊर्जा निरंतर खर्चीली है और इस पर भारी निवेश की ज़रूरत है। सौर ऊर्जा का स्वरूप अस्थिर है, जिससे इसे ग्रिड में समायोजित करना मुश्किल होता है। लोगों की जागरूकता का अभाव, उच्च उत्पादन लागत, वर्तमान ऊर्जा को छोड़ने की सीमाएं और ट्रांसमिशन नेटवर्क को देश भर में सौर ऊर्जा के क्षमता के भरपूर दोहन की दिशा में मुख्य बाधा के रूप में माना जाता है। यानी इतनी ज़्यादा सन की एनर्जी हमारे इंडिया को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी हम इसका अच्छे से उपयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोगों के पास एक तो जागरूकता का भाव है, ऊपर से जो है जो इसकी लागत है, मतलब जो भी सोलर सेल वगैरह जो हम बनाते हैं उनको बनाने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। हमें ज़्यादा जो है अभी भी दूसरे कंट्री के ऊपर, यानी जो दूसरे कंट्री हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उनसे आयात करने पड़ते हैं जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, जिनके द्वारा जो है सोलर एनर्जी को हमने इसमें एक तरीके से विद्युत के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए तो देखिए यहाँ पर जो है हैंडबुक ऑन सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया, ये एक रिपोर्ट है। इसके द्वारा क्या बताया गया है के अनुसार भारत के अधिकांश भाग में एक वर्ष में यानी एक साल में जो 365 या 366 जो दिन होते हैं उनमें से कम 250 से लेकर 300 दिन जो है धूप निकलने वाले दिन होते हैं। तो ये मैंने बताया कि वर्ष के ज़्यादातर दिनों में जो है सन की रोशनी वो क्या होते हैं इंडिया को मिलती है। सहित प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर 4 से 7 किलोवाट घंटे का सौर विकिरण प्राप्त होता है। यानी डेली जो है कितने किलोवाट का, 4 से 7 किलोवाट घंटे का सौर विकिरण जो है वो इंडिया को प्राप्त होता है। अगर हम बात करें राजस्थान और गुजरात की तो यहाँ पर ये सौर विकिरण जो है और भी बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा में प्राप्त सौर विकिरण से बहुत अधिक ज़्यादा है। ठीक है, देश में 30 से 50 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर छाया रहित खुला क्षेत्र होने के बावजूद उपलब्ध क्षमता की तुलना में देश में सौर ऊर्जा का दोहन काफ़ी कम है। मतलब छाया रहित एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जहाँ पर छाया नहीं पड़ती है तो वहाँ वाला जो अगर एरिया अगर काउंट करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जाती है। तो देखिए ये एक आंकड़ा दिया हुआ है 31/5/2014 के बीच का आंकड़ा के टाइम तक का आंकड़ा दिया है कि उस टाइम तक हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ इतने मेगावाट तक जो है इसका उत्पादन किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। आगे देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को रोशनी तथा ऊष्मा दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनाज को सुखाने में, जल ऊष्मन, खाना पकाने, प्रशीतलन, जल परिष्करण, विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा और सौर ऊर्जा रूपांतरित करने में रोशनी प्राप्त की जाती है। देखिए फोटोवोल्टिक प्रणाली का यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है सन की एनर्जी को क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है। किसमें? रोशनी के अंदर चेंज कर दिया जाता है। प्रशीतलन का कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ दूरभाष, टेलीविजन, रेडियो आदि इसके द्वारा चलाए जा सकते हैं। पंखे तथा जल पंप आदि भी इसके द्वारा चलाए जा सकते हैं।
आगे देखिए जल का ऊष्मन। जल का ऊष्मन मतलब जल को गर्म करना। सौर ऊर्जा से गर्म जल की प्राप्ति होती है और ऊष्मा पर आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल को गर्म करने में किया जाता है। यानी घर के कामों के लिए आप जल को गर्म कर सकते हैं, व्यापार में आपने उसका प्रयोग करना है, उद्योग में प्रयोग करना है, तो जो है सूर्य की एनर्जी सबसे अच्छा स्रोत है कि आप वहाँ पर गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं। देश में पिछले 2 दशकों से सौर जल ऊष्मक बनाए जा रहे हैं, यानी जिनके द्वारा ऐसे यंत्र तैयार किए जा रहे हैं जिनके द्वारा आप जल को गर्म कर सकते हैं, और वो भी सूर्य की एनर्जी का प्रयोग करते हुए। लगभग 4,50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के सौर जल ऊष्मा संग्रहक स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्रतिदिन 220 लाख मीटर जल को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और इसका प्रयोग जो है हम अपने घरों में घरेलू कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो उद्योग हैं उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जब हम सौर ऊष्मक से जल गर्म करते हैं तो इससे उच्च आवश्यकता वाले समय में बिजली की बचत होती है, यानी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें जल को गर्म करने में। किसके साथ हम कर सकते हैं? सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हम जो है जल को गर्म कर सकते हैं। आगे देखिए, 100 लीटर क्षमता के 1000 घरेलू सौर ऊष्मक से 1 मेगावाट बिजली की बचत होती है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी लीटर की अगर क्षमता वाले जो घरेलू सौर जल ऊष्मक का अगर हम प्रयोग करें तो वहाँ पर 1 मेगावाट बिजली की बचत कर सकते हैं हम। साथ ही 100 लीटर की क्षमता के साथ एक सौर ऊष्मक से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत कम हो जाता है। प्रति वर्ष 1.5 टन की कमी होगी। यानी आप जो बिजली का उत्पादन करने के लिए आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, जैसे ज़्यादातर आजकल अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ज़्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले को जलाकर किया जाता है, और कोयला जब जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर हम कोयले को छोड़कर उसकी जगह पर अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करने लग जाएं और उसके द्वारा जो है जल को गर्म करने का काम किया जाए, तो प्रतिवर्ष इन्होंने कहा है कि इतने जो 1.5 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होती है, हम 1 साल में इसको कम कर सकते हैं। इन संयंत्रों का जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष होता है। यानी जो ये संयंत्र बनाए जाते हैं, जो ये यंत्र बनाए जाते हैं, ये 15 से 20 साल तक काम कर सकते हैं। सोलर कुकर के बारे में अगर हम बात करें तो सौर ऊष्मा द्वारा खाना पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। अगर हम सोलर कुकर का प्रयोग करते हुए अगर खाना पकाएं तो काफ़ी सारे जो ईंधन हम लकड़ी वगैरह और जो ऑयल वगैरह, तेल वगैरह जो यूज़ करते हैं, उनकी भी हम यहाँ पर बचत कर सकते हैं। ऐसे पाचक भी विकसित किए गए हैं, काफ़ी ऐसे पाचक भी विकसित किए गए हैं जो बरसात में और धुंध के दिनों में भी एक आदर्श ऊर्जा स्रोत बनाता है। यानी सूर्य की जो एनर्जी है उसको इन पाचकों में क्या कर दिया जाता है, संग्रहित करके रख लिया जाता है, और इनको फिर बाद में, जैसे कि बरसात के दिनों में सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिलेगी और धुंध के दिनों में भी सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? इसका प्रयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं और दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। और इसमें बताया गया कि अब तक जो है लगभग ऐसे 46 लाख जो हैं पाचक जो तैयार किए जा चुके हैं और उनकी सेल की जा चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है सौर ऊर्जा के बारे में, है कि सौर ऊर्जा का इंडिया के अंदर क्या जो है पोटेंशियल है, कि मतलब क्या संभाव्य स्रोत हैं, कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है सन की एनर्जी हमें मिलती है, और उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा का काफ़ी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कामों में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित होने से बचा सकते हैं, और काफ़ी सारे बेनिफिट हमने इसके यहाँ पर देखे हैं। अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि सौर विकिरण सबसे ज़्यादा किन राज्यों में है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो है पैराग्राफ में देखा था कि यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हमें, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ था, तो इसके अंदर राजस्थान और गुजरात की बात की गई थी कि राजस्थान और गुजरात में प्राप्त सौर विकिरण जो है उड़ीसा से प्राप्त विकिरण से ज़्यादा है। इसका मतलब कहाँ पर ज़्यादा है? राजस्थान और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उड़ीसा के अंदर कम है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की बात ही नहीं की गई है, ना ही अरुणाचल और मेघालय की बात की है। यहाँ पर राजस्थान और गुजरात की बात की है, वहाँ पर सौर विकिरण सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं हम, सौर ऊर्जा का प्रयोग किन कार्यों में नहीं किया जाता। तो देखिए, अनाज को सुखाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। खाना पकाने में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं सोलर कुकर के द्वारा। बर्फ़ जमाने में देखिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही पैराग्राफ में ये दिया है। और आपको पता है कि बर्फ़ जमाने के लिए जो है तापमान कम करना पड़ता है, आप फ्रीजर में उसको बर्फ़ को जमा सकते हैं, ना कि सूर्य की जो धूप है उसके साथ। तो ये जो है गलत हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा,
तो हम बिजली बनाने के लिए तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते ही है, तो ये हमने देखा ही है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड जो है ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो है इस कार्य के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए फोटोवोल्टिक प्रणाली क्या कार्य करती है। फोटोवोल्टिक प्रणाली जो है क्या कार्य करती है, देखिए इसके बारे में हमने देखा था। ये देखिए यहाँ पर देखिए फोटोवोल्टिक प्रणाली के बारे में हमने बात की थी। इसके द्वारा सौर ऊर्जा रूपांतरित करके रोशनी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशीतलन का कार्य किया जा सकता है। दूरभाष, टेलीविजन, रेडियो आदि चलाए जा सकते हैं। पंखे और जल पंप भी चलाए जा सकते हैं। अब देखिए हम अपने ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए दूरभाष, टेलीविजन और रेडियो चलाने में सहायक है, बिल्कुल सही है, ये हमने देखा। पंखे और बिजली के पंप चलाने में सहायक है, बिल्कुल, ये भी देखा हमने। सौर प्रकाश को बिजली में रूपांतरित करके रोशनी प्राप्त करने में सहायक है, बिल्कुल, रोशनी प्राप्त करने में सहायक है। उपरोक्त सभी कार्यों में सहायक है। तो ये तीनों के तीनों कार्य करने में ये जो फोटोवोल्टिक प्रणाली है वो सहायक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, तो देखिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत ऐसे होते हैं कि जो एक बार मतलब जिनके खत्म होने की संभावना बहुत कम होती है और ये बार बार अपने आप को नवीकरण करते रहते हैं, यानी बार बार हमारे पास जो है ये बनते रहते हैं और इस वजह से मतलब इनके खत्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, तो इसलिए इनको नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो ऐसे कौन से हैं, तो एक देखिए हमने सूर्य का जो ताप है, सूर्य की एनर्जी है उसको देखा, ठीक है। तो उसके द्वारा जो हमें सूर्य की जो गर्मी मिलती है, सूर्य की जो रोशनी मिलती है, उससे हम जो है एनर्जी बनाते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। उसके बाद देखिए वर्षा या पानी आप ले सकते हैं यहाँ पर, पानी या जल। तो देखिए पानी का प्रयोग भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो जैसे ही बारिश होगी दोबारा से पानी जो है इसी तरीके से, जो आपने जल चक्र को पढ़ा होगा, तो जल चक्र के द्वारा पानी दोबारा से वापस धरती पर आ जाता है। तो ये भी हमने देखा कि ये भी नवीकरण हो सकता है, इसका भी नवीनीकरण हो सकता है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर पवन की बात करें, पवन ऊर्जा जो बनाई जाती है, पवन वायु के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है, पवन चक्कियाँ वगैरह घुमाई जाती है। तो पवन चलना एक प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है, प्रकृति से हमें मिलता है, इसको आप कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखिए सूर्य, पानी और पवन, ये तीन हो गए। उसके बाद देखिए हमारा जैव ईंधन जो कि गले सड़े पौधों से बनता है, जैव ईंधन, वो भी हमारा नवीकरणीय स्रोत में आता है, लेकिन इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा हम बचाने की कोशिश भी करते हैं, जैव ईंधन। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, यानी जो आपने देखा है कि समुद्रों के अंदर जो लहरें उठती हैं उनके द्वारा जो ज्वार बाटा आता है, उसके द्वारा ऊर्जा जो पैदा की जाती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भूतापीय ऊर्जा। तो देखिए भूतापीय मतलब भूमि के अंदर जो गर्मी होती है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि गर्म झरने जो है, गर्म पानी के जो झरने फूटते हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं बिजली का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। तो ये जो है ये हमारे क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। तो इनको आप नवीकरणीय स्रोत के रूप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग भविष्य में किन किन कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हम भविष्य में किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। देखिए ये हमने मेनली जो है पढ़ा था, जैसे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग एक तो हम जो है अपने घरों में जो बिजली वगैरह की जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना केवल हमारे घरों में बल्कि जितने भी हमारे जो आवासीय स्थान मतलब हमारे जो घर हैं, ठीक है, इसके साथ साथ अस्पतालों को आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अस्पताल हैं और जितने भी उद्योग हैं, ठीक है, उद्योग हैं या फिर जितने भी होटल हैं, ठीक है, होटलों में, उद्योगों में, अस्पतालों में, आवासीय स्थानों में क्या कर सकते हैं हम इसको, मतलब एक तरीके से ऊर्जा के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको सौर बिजली के रूप में या ऊर्जा के रूप में या लाइट के रूप में, आप जैसे भी सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जल को गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो जल उष्मक संयंत्र, ठीक है, जो हम विकसित कर रहे हैं, जल उष्मक संयंत्र बनाकर। इसके साथ साथ जो आप जो है जितनी भी हमारी कार और मोटर गाड़ियां हैं, देखिए आजकल हम सोलर से चलने वाली जो कार मोटर गाड़ियों को बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, उनकी जो बैटरियां हैं वो भी इससे चलेंगी, ये भी सौर ऊर्जा से
चला सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे जल पंप हैं, यानी जो किसानों के लिए हमने देखा है कि जो किसान वगैरह खेती वगैरह करते हैं, तो सौर जल पंप की यहाँ पर बात कर सकते हैं हम कि किसान वगैरह जो खेती करते हैं तो जो उसके लिए ज़्यादातर लाइट का प्रयोग किया जाता है भूमि से जल को निकालने के लिए, तो उसकी जगह पर हम जो है ये सौर जल पंप जो है इनका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चार्जिंग के लिए या फिर खाना पकाने वाले जो संयंत्र हैं, खाना पकाने वाले यंत्र ये बना सकते हैं आदि में। तो इसमें कुछ भी आप और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं, आदि कार्यों के लिए हम जो है सोलर ऊर्जा का भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे 6th क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अभी मैंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, कि नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है और जिसको जो है दोबारा से एक तरीके से दोबारा से बनाया जा सकता है, ये दोबारा से अपने आप से बनती है, इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, एक तरीके से आप इसको ये बोल सकते हैं। तो क्या सौर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जा सकता है। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय, हाँ, सौर ऊर्जा जो है वो खत्म न होने वाली ऊर्जा है, सूर्य से मिलती है हमें, तो ये कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा हमारे पास है। तो इसलिए जो है सौर ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में यहाँ पर बोल सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो ऐसी ऊर्जा जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, यह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, या फिर ये आप बोल सकते हैं कि ये अपने आप को बार बार जो है क्या कर सकती है, नवीन कर सकती है, मतलब नवीनीकरण कर सकती है, एक तरीके से बोल सकते हैं दोबारा से ये बनती रहती है, मतलब दोबारा से ये पुनः उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कौन से का नाम दिए थे, एक तो जो सूर्य की एनर्जी वो भी हमने देखा, पवन ऊर्जा हमने देखा, यहाँ पर जल ऊर्जा जो हमने देखा, और इसके साथ साथ जो ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, ज्वार के साथ, और भूतापीय ऊर्जा जो हमने देखी है, और इसके साथ साथ जैव ईंधन, ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य यानी जो सौर ऊर्जा है उसको नवीनीकरण ऊर्जा क्यों कहा जाता है, कि किसकी श्रेणी में रखा जा सकता है। तो सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, एक स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली, यही जो हमने देखा कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो स्वाभाविक रूप से ये प्राकृतिक संसाधन से यानी सूर्य से प्राप्त होती है, और ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, इसलिए हम इसको जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये आप इसके लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।